नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। यह सेशन है इंडियन ज्योग्राफी का, भारत के भूगोल का, और ये किताब है महेश कुमार बर्नवाल जी की, जो काफ़ी फेमस बुक है और लगभग हर अभ्यर्थी इस किताब को ज़रूर पढ़ते हैं, चाहे वो यूपीएससी का एग्ज़ाम हो या फिर स्टेट पीएससी का एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं। तो यह किताब काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसकी जो विशेषता है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे कि एक एक चैप्टर को एक एक पेज वाइज किस तरीके से पढ़ा जाए। ना कोई शॉर्ट नोट्स है और ना ही कोई ट्रिक है। यहाँ पे सिर्फ ये है कि किताब को एक किताब के तरीके से कैसे पढ़ा जाए और कैसे वहीं पे इसको याद करने का प्रयास किया जाए, ताकि हमें बार बार उन्हीं बिंदुओं को पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। तो एक प्रयास है दोस्तों, आप कमेंट करके बताइएगा कि यह प्रयास आप लोगों को कैसा लग रहा है। तो भारत एक सामान्य परिचय, यह इंडियन ज्योग्राफी से स्टार्ट कर रहे हैं। यह पहला पेज है इसका, जहाँ पे देखिए डायग्राम में भारत को मैप के सहायता से बताया गया है। यहाँ पे इसका उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार है, और साथ ही जो पड़ोसी देशों की सीमाएं हैं जैसे कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इसके बारे में यहाँ पे डायग्राम में शो किया गया है। एक एक लाइन पढ़ेंगे तो हमें ये सारी चीज़ें डायग्राम भी क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए, भारत का नामकरण से स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। भारत की सभ्यता एवं संस्कृति उतनी ही प्राचीन है जितनी की मानव की उत्पत्ति। भारत की विशालता एवं 3 ओर से समुद्र से घिरे होने के कारण इसे सब कॉन्टिनेंट यानी कि उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। इसका प्राचीन नाम था आर्यावर्त। राजा भरत के नाम पर इसका नाम भारतवर्ष पड़ा। वैदिक आर्यों का निवास स्थान सिंधु घाटी में स्थित था। पर्शिया यानी कि आधुनिक ईरान, जैसे कि फारस की खाड़ी अभी देखिए ईरान के साथ काफ़ी चीज़ें चल रही हैं। तो पर्शिया यानी कि आधुनिक ईरान के लोगों ने सबसे पहले सिंधु घाटी से भारत में प्रवेश किया, और वो लोग क्या करते थे, स का उच्चारण ह की तरह करते थे, तथा वे सिंधु नदी को हिंदू नदी कहते थे। तो वो स को ह कहने के कारण हमारे देश का नाम क्या पड़ गया, हिंदुस्तान पड़ गया। ये लोग सिंधु का बदला हुआ रूप हिंदू यहाँ के निवासियों के लिए भी प्रयोग करते थे। जैन पौराणिक कथाओं के अनुसार हिंदू और बौद्ध ग्रंथों में भारत हेतु जम्बूद्वीप का प्रयोग किया गया है। भारत के लिए प्रयुक्त इंडिया शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के इंडोस से हुई है। यूनानियों ने सिंधु को इंडस तथा इस देश को इंडिया कहा। जेम्स अलेक्जेंडर ने अपने विवरण में हिंदू का ह हटाकर देश को इंदु नाम से संबोधित किया था, और बाद में परिवर्तन होकर के यह इंडिया हो गया। देखिए, जेम्स अलेक्जेंडर आते हैं बाद में, और उन्होंने जो किताबें लिखी हैं उस विवरण में हिंदू का जो ह है, एच है, उसको हटा करके इंदु नाम से संबोधित किया। बाद में परिवर्तित होकर यह इंडिया हो गया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में स्पष्ट किया गया है कि भारत अर्थात इंडिया क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो ये इंट्रोडक्शन है कि भारतवर्ष क्यों कहा गया, हिंदुस्तान क्यों कहा गया, जम्बू द्वीप कौन कहता था, और यूनानियों ने क्या शब्द का प्रयोग किया है। कभी कभी प्रीलिम्स में इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, इसे बहुत हल्के में नहीं लेना है दोस्तों। इस किताब की एक एक लाइन जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और एनसीईआरटी से लिया गया है, तो इसे हम स्किप नहीं कर सकते हैं। इसमें अनुच्छेद 1 में स्पष्ट रूप से कहा गया है, मतलब हमारे संविधान में क्या कहा गया है, तो भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो पुराने समय से लेकर के अभी वर्तमान में क्या कहा जाता है, इसके बारे में डिटेल से बताया गया है। आप देखते हैं भारत स्थिति एवं विस्तार। तो भारत के उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। ये कैसे हमें समझ में आएगा, अब आते हैं इस डायग्राम पे जो हमने शुरू में देखा था। तो देखिए, यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट कन्याकुमारी कैप कॉमोरिन लिखा है। यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट से ये वाला पूरा आप डिस्टेंस देखिएगा कि ये ऊपर तक आपका कहाँ तक जाता है, ये 37 डिग्री 6 मिनट है ना, यहाँ पे 37 डिग्री 6 मिनट है। तो ये उत्तर से लेकर दक्षिण तक अगर हम देखते हैं तो यहाँ 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक इसका विस्तार है। और वहीं अगर हम ऐसे देखें, ईस्ट टू वेस्ट देखते हैं, तो यहाँ पे 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के यहाँ 97 डिग्री 25 मिनट तक इसका विस्तार है। इस डाटा को बिल्कुल आँख बंद करके भी यदि कोई पूछता है तो हमें याद रहना चाहिए, इसको भूलने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो थोड़ा सा इसको ध्यान से देख लेंगे तो हमें ये वाला डाटा 8 डिग्री 4 मिनट का डाटा और 37 डिग्री 6 मिनट का डाटा, ठीक है, और ये वाला 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट, इसे हमें याद कर लेना है। 3 4 5 बार जब हम देखते हैं और रिवाइज करते हैं तो ये एग्जैक्ट डाटा हमें याद हो जाता है। कभी प्रीलिम्स में यदि कोऑर्डिनेट्स के बारे में पूछा जाता है तो 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट ये हमें बिल्कुल याद होना चाहिए। तो ये नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट हमने कोऑर्डिनेट्स देख लिए,
डायग्राम की मदद से। तो देखिए उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263। अब ये कैसे याद होगा? ये भी 4-5 बार जब आप देखेंगे तो ये आपको बार बार पढ़ने से याद हो जाएगा। तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्या है? इसका भौगोलिक क्षेत्रफल है, जो कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.43% है। यहाँ पे एक एक डाटा काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसीलिए हमें इसे बार बार पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी। और एक ही बार में अगर आप याद करना चाहते हैं तो कुछ ट्रिक बना लीजिए, कुछ ट्रिक आपको बनाना पड़ेगा, जिससे कि ये तत्काल का तत्काल आपको यहाँ पे याद हो जाए। जैसे 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, तो इन दोनों के बीच में कितने का गैप है? और 37 और 8 के बीच में कितने का गैप है? ये थोड़ा सा अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा अगर देखते हैं तो अगर 37 में से 8 घटाइएगा तो लगभग 29 आता है। ठीक है, यहाँ पे 29 आता है, 29 का गैप है। और यहाँ पे भी अगर आप 97 में से 68 घटाते हैं तो 29 आता है। ठीक है, तो मतलब अगर उत्तर से दक्षिण देखा जाए या पूरब से पश्चिम देखा जाए तो कोऑर्डिनेट्स में मेन में क्या है? 29 का डिफरेंस है। तो अगर कहीं पे कन्फ्यूज़न हो रहा हो या टिक लगाना हो तो उस समय ये याद रखिएगा कि 29 का डिफरेंस है, तो उससे कम ज़्यादा में टिक नहीं लगाना है। तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, ये अभी का भी याद कर लीजिए। फिर यहाँ पे 32,87,263 4 5 6 बार बोलेंगे तो एक ही बार में याद हो जाएगा। कुल क्षेत्रफल का 2.43% है। कि क्षेत्रफल देखिएगा, हमारे पास पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर क्षेत्रफल देखें तो 2.43% है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखिए 2 दूना 4 होता है, 2 2 जा 4, तो 2.4, इधर 3 है, एक कम है, तो 2.43 क्षेत्रफल। ऐसे थोड़ा डाटा को जब भी देखें ना किसी आंकड़े को, तो उसमें थोड़ा सा कोरिलेट करने की कोशिश करें, सिर्फ याद करने के पॉइंट से। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील व ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वां स्थान है। तो देखिए सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है? रूस है आपका। रूस आप देख रहे हैं कि नॉर्थ उसमें पड़ता है ये। और रूस के बाद कनाडा, कनाडा के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद है आपका चाइना, फिर है ब्राज़ील, फिर है ऑस्ट्रेलिया। अब याद करने के तरीके से अगर ये 7वें नंबर पे है तो ये छोटा सा मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। इसमें देखिए कि जब आप मैप पढ़ेंगे तो आपका रशिया कहाँ पे आएगा? मान लीजिए कि ये है साउथ और नॉर्थ कोऑर्डिनेट्स इसमें बांट दिया जाता है अगर अर्थ को, तो रशिया से आप चलेंगे कनाडा। ठीक, कनाडा चलेंगे, कनाडा में ही नीचे क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका आ जाता है। फिर यहाँ आना पड़ेगा आपको, चाइना के लिए आना है तो मतलब देखिए ऐसे चल रहे हैं हम ना। सबसे पहले रशिया से संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा के बाद हम संयुक्त राज्य अमेरिका आ गए, फिर चाइना आ गए, चाइना के बाद हमको फिर जाना पड़ेगा कहाँ? ब्राज़ील। ठीक है, चाइना के बाद हमको फिर जाना पड़ रहा है ब्राज़ील, और ब्राज़ील के बाद फिर आना पड़ रहा है ऑस्ट्रेलिया के बाद यहीं पे आपका आ गया इंडिया। ठीक है, तो थोड़ा सा मतलब सिर्फ याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये इस तरह का जिग जैग याद रखेंगे तो 7वें नंबर पे ये है। ठीक, रशिया, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील एवं ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वां स्थान होता है। जबकि जनसंख्या के दृष्टिकोण से चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। ये तो बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जनसंख्या की दृष्टि से हम वर्ल्ड में सेकेंड स्थान रखते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% भाग यहाँ पे निवास करता है, 17.5% भाग निवास करता है। 82.5 पूर्वी देशांतर भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है, और इसी देशांतर के समय को देश का मानक समय कहा जाता है। स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो होता है यहाँ का हमारा स्टैंडर्ड टाइम होता है। अच्छा, यहाँ पे नहीं बनाया हुआ है, लेकिन ये बीचों बीच से होकर के गुजरता है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। और आप देखेंगे प्रयागराज जो है यानी कि इलाहाबाद, वहाँ पे नैनी जो जगह है वहाँ से होकर के स्टैंडर्ड लाइन गुजरती है। और भारत के 5 राज्यों यानी कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर के ये लाइन गुजरती है। एक एक इसमें जो डाटा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। कभी कभी आता है कि जो स्टैंडर्ड लाइन है हमारी, स्टैंडर्ड टाइम यानी कि मानक समय जिसे कहा गया है, यानी कि वहाँ पे जितना बजेगा, जैसे मान लीजिए वहाँ पे 6 बज रहा है तो पूरे इंडिया में माना जाएगा कि 6 बज रहा है, सुबह के 6 बजे हैं तो सुबह का 6 वहाँ पे माना जाएगा। तो ये जो है स्टैंडर्ड टाइम हम कहें तो 82.5 डिग्री का नैनी से होकर के गुजरता है, नैनी से होकर के दोस्तों गुजरता है। अगर ये आपका मान लीजिए कि इंडिया है, ऐसे रफ अगर हम बना रहे हैं दोस्तों, ठीक है, तो ये 82.5 डिग्री का जो लाइन है ना वो इस तरीके से 82.5 डिग्री, थोड़ा ये इधर हो गया, सॉरी, यहीं पे देख लेते हैं, उधर गलत हो जा रहा है। तो ये है
ये देखिए, अच्छा यहाँ बना है, सॉरी यहाँ बना हुआ देखिए 82.5 डिग्री का भारत मानक समय। तो यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश से शुरू हो रहा है ना, उत्तर प्रदेश से शुरू हो रहा है। और जो जो हमने वहाँ पे देखे हैं उसको याद करना पड़ेगा हमें कि उत्तर प्रदेश है, उसके बाद फिर आपका MP से है थोड़ा सा पोर्शन, फिर CG से है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है राज्य, कि ये उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर के गुजरती है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 82.5 डिग्री की लाइन है, और यहाँ पे लगभग नैनी होगा, है ना, नैनी जो प्रयागराज का बताया गया है। तो उत्तर प्रदेश हो गया, फिर आपका MP हो गया, फिर आपका छत्तीसगढ़ हो गया, फिर यहाँ पे कहीं उड़ीसा है, और यहाँ पे आंध्र प्रदेश है। इतने राज्यों से होकर के 82.5 डिग्री की लाइन गुजरती है। यहाँ पे अगर 6 AM हो रहा है तो पूरे देश में माना जाएगा कि 6 AM है, ये स्टैंडर्ड मानक टाइम है, ठीक है। आशा है कि समझ में आ गया होगा। भारत का समय ग्रीनविच समय जो है उससे 5.5 घंटे आगे है। तो जितना ग्रीनविच लाइन पे बज रहा है दोस्तों, उससे 5.5 घंटे हम आगे हैं। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य भाग एवं 8 राज्यों से गुजरती है। देखिए इसका लगभग सभी को ट्रैक पता होगा, GRM, CJ, BTM, ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ठीक। ये है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, GRM है ना, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। उसके बाद फिर CJ छत्तीसगढ़ और झारखंड, और BTM बंगाल मतलब वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, बिल्कुल कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो कर्क रेखा जो है लगभग बीचों बीच से होकर के गुजरती है, जिसमें कि GRM, CJ, BTM आता है। तो कभी इसमें से कौन सा नहीं आता है क्वेश्चन में है तो कन्फ्यूज नहीं होना है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। पड़ोसी देश बांग्लादेश से होकर के गुजरती है। भारत का अधिकांश क्षेत्र मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आता है, लेकिन कर्क रेखा इसे 2 बराबर भागों में, यानी कि उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत, उत्तरी भारत को हम उपोष्ण कटिबंध कह रहे हैं और दक्षिणी भारत को हम उष्ण कटिबंध कह रहे हैं, इन दोनों भागों में बांटती है। भारतीय भूभाग की लंबाई अगर हम देखते हैं तो पूर्व से पश्चिम, ईस्ट से वेस्ट है 2933 किलोमीटर, और अगर चौड़ाई देखते हैं उत्तर से दक्षिण की ओर हम देखते हैं तो 3214 किलोमीटर। ये भी वही आंकड़ा है कि अगर आपको नींद में भी कभी भी पूछा जाए कि लंबाई और चौड़ाई कितनी है तो ये आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए। आइए डायग्राम में देख लेते हैं कि कहाँ पे दिया हुआ है, ईस्ट से वेस्ट और नॉर्थ से साउथ। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि पूर्व से पश्चिम विस्तार मतलब कि 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक अगर आप जाते हैं तो ये आपको 2933 किलोमीटर पड़ेगा। ये अभी का भी याद कर लीजिए। और 37 डिग्री 6 मिनट है यहाँ पे, और नीचे 8 डिग्री 4 मिनट था। ये वाला आप डिस्टेंस देख रहे हैं, ये वाला डिस्टेंस अगर आप देख रहे हैं तो ये है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। तो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम हमने लंबाई और चौड़ाई याद कर लिया, 2933 और 3214 किलोमीटर। इस प्रकार भारत की आकृति कैसी चतुष्कोणीय है, लगभग चतुष्कोणीय है। भारत प्रायद्वीपीय भाग त्रिभुजाकार आकृति में हिंद महासागर की ओर फैला हुआ है, जो इस महासागर को 2 शाखाओं यानी कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में विभाजित करती है। यहाँ देख लीजिए डायग्राम में, ये है बंगाल की खाड़ी और ये है अरब सागर, ठीक, 2 भागों में विभाजित करती है। ये है आपका ट्रायंगल टाइप शेप है इंडिया का, जिसके कारण ये देखिए नीचे तक ये हिंद महासागर था, लेकिन हिंद महासागर को 2 भागों में ट्रायंगल जो है विभाजित करता है, जो कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। इसमें है हिंद महासागर और उसकी शाखाएं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में भारत की तटीय सीमा बनाती हैं। इनकी स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर तथा मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई 6,100 किलोमीटर है। देखिए केवल स्थल देखेंगे, मतलब केवल स्थल भाग देखते हैं तो 15,200 किलोमीटर है, 15,200 किलोमीटर अगर स्थल देखते हैं तो। और अगर हम तटीय सीमा, मुख्य भूमि की तटीय सीमा देखते हैं, जहाँ पे द्वीप भी हैं, उसको देखते हैं तो 6100 किलोमीटर है। द्वीपों सहित अगर कुल तटीय अगर हम सीमा देखते हैं तो 7,516 किलोमीटर है। अगर द्वीप को भी अगर शामिल कर देते हैं तो ये हो जाता है 7,516.6। तो इस तरीके से अगर टोटल हम कुल सीमा देखते हैं तो ये होता है 22,716.6, 22,716.6 किलोमीटर। गुजरात की तटीय सीमा देखिए सबसे ज़्यादा लंबी है गुजरात की, क्योंकि वो देखिए कटी फटी है, क्रीक है, इसमें सर्वाधिक क्रीक है। तो अगर पूछता है कि कौन सा राज्य है जिसकी तटीय सीमा सबसे ज़्यादा है तो वो है गुजरात। ये याद रखेंगे, कई बार प्रीलिम्स में पूछा गया प्रश्न है ये। तो स्थलीय सीमा अगर हम देखे हैं तो स्थलीय सीमा तटीय सीमा को मिलाकर, द्वीपों की सीमा को मिलाकर की है 22,716, लेकिन सिर्फ और सिर्फ स्थलीय सीमा बोलेगा तो 15,200। इसमें से जो भी ऑप्शन में होगी उसके हिसाब से हमें टिक लगाना होगा। 3 से 4 बार पढ़ने के बाद ये बिल्कुल हमें याद हो जाता है। अब देखिए भारत के समुद्र
तटीय राज्य या संघ शासित प्रदेश के हिसाब से ये पूरा एक चार्ट बना हुआ है कि किसकी सीमा कितनी है। आइए थोड़ा गौर करते हैं कि हमने अभी पढ़ा था कि गुजरात की सबसे लंबी होती है गुजरात की, ठीक है, तट रेखा, तो 1214। अभी संघ शासित प्रदेश नहीं है, ये राज्य है ना। तो यहाँ पे देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अगर यूनियन टेरिटरी के बारे में पूछा जाता है तो 1962 ये फर्स्ट नंबर पे आएगा। तो देखिए गुजरात है, गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश है, फिर तमिलनाडु है, फिर महाराष्ट्र है, फिर केरल है, फिर उड़ीसा है, फिर कर्नाटक है, ठीक है। गुजरात को आपको याद रखना है, गुजरात को आपको याद कर रखना है। उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश है, फिर तमिलनाडु है, फिर महाराष्ट्र है, केरल है, उड़ीसा है, कर्नाटक है। और सबसे छोटा हम देख रहे हैं, देखिए दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव है। अब ये इन सभी को मिलाकर 7516.60 होता है ना, क्योंकि इसमें राज्य भी हैं, स्टेट्स भी हैं और साथ में द्वीप समूह भी हैं, यूनियन टेरिटरी भी हैं, सभी को मिलाकर के 7516.6 है ये तटीय रेखा, ठीक। आगे आते हैं हम। भारत का दक्षिणतम बिंदु अगर देखा जाए तो इंदिरा पॉइंट है, जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप में 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। पहले इसका नाम पिग्मेलियन पॉइंट था और यह भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, ठीक है, इंदिरा पॉइंट है। यहाँ पे देखिए 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है, जहाँ पे कन्याकुमारी लिखा हुआ है, लेकिन दक्षिणतम बिंदु अगर हम देखते हैं तो ये इंदिरा पॉइंट देखिए राइट में है, ये वाला है इंदिरा पॉइंट। ये क्या है, अंडमान निकोबार में जो द्वीप समूह है उसमें दक्षिणतम बिंदु अगर हम देखेंगे तो ये होता है इंदिरा पॉइंट। और ये कैप कैमोरिन कन्याकुमारी जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट, ये जो तटीय भाग है हमारा, जो त्रिभुजाकार बन रहा है यहाँ पे, ये अंतिम बिंदु है। और ये क्या था, ये हमारा इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार में है, जो कि एकदम दक्षिणतम बिंदु है, ठीक है। तो इसका नाम पहले क्या था, पिग्मेलियन पॉइंट था। देखिए हमारा कैप कैमोरिन हम पढ़े थे वो 8 डिग्री 4 मिनट पे, जबकि ये जो हमारा इंदिरा पॉइंट है वो कहाँ पे है, 6 डिग्री 4-5 मिनट, 6 डिग्री 4-5 मिनट पे है। तो ये इससे भी ज़्यादा नीचे है, इसलिए हमारा क्या दक्षिणतम पॉइंट है। जब हिंद महासागर में 2004 में देखिए सुनामी आया, भूकंप आया और काफ़ी जनधन की हानि का सामना करना पड़ा था, तो उसी दौरान क्या हुआ था, इंदिरा पॉइंट का एक बहुत बड़ा भाग समुद्र में डूब गया था। इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच में ग्रेट चैनल है और भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु देखा जाए तो कन्याकुमारी, जो भी हमने डायग्राम में देखा, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश तमिलनाडु, तथा सबसे उत्तरी बिंदु देखें तो इंदिरा कॉल यानी कि लद्दाख। अब हम क्या देख रहे हैं कि सबसे ऊपर में कौन सा पॉइंट है, सबसे नीचे में कौन सा पॉइंट है, मतलब ऊपर में इंडिया का जो भूभाग है वहाँ पे लद्दाख में इंदिरा कॉल जो है वो ऊपरी पॉइंट है। नीचे का हमने देखा, नीचे का कन्याकुमारी कैप कैमोरिन देखा हमने, और इधर गुजरात में देखेंगे गौर माता और इधर देखेंगे हारमती, ठीक है। किबुथु, अरुणाचल प्रदेश में किबुथु। तो हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ में हम देख रहे हैं, एक बार और यहाँ देख लेते हैं डायग्राम में, ठीक है। डायग्राम, इस डायग्राम अब से आपको कभी भी ये चैप्टर रिवाइज करना है या पढ़ना है तो आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये डायग्राम पढ़ेंगे और रिवाइज हो जाएगा। देखिए गौर माता गुजरात जो है आपका वेस्ट में पॉइंट है, और इधर देखेंगे किबिथु अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर बिंदु है आपका 97 डिग्री 25 मिनट पे किबिथु, ये ईस्ट का पॉइंट है, ठीक है। सेम चीज़ हम यहाँ पे उत्तर दक्षिण नॉर्थ साउथ में देखेंगे कि यहाँ देखिए इंदिरा कॉल, ठीक है, ये उत्तरतम बिंदु है हमारा, लद्दाख में है, लद्दाख में है। इसमें कंफ्यूज नहीं हो रहा है, इंदिरा पॉइंट में और इंदिरा कॉल में नहीं कंफ्यूज होना है, ये इंदिरा कॉल है। कॉल मतलब कि आप फ़ोन कर रहे हैं, ऊंचाई से फ़ोन कर रहे हैं, ठीक है, ऊंचाई से हम आवाज़ देते हैं ना, किसी को नीचे आवाज़ देना है तो इंदिरा कॉल उत्तरतम बिंदु है, ये लद्दाख में है। और अगर हम साउथ की बात करते हैं तो साउथ में आप देखिएगा कैप कैमोरिन, ये जो 8 डिग्री 4 मिनट पे लिखा है, ये कैप कैमोरिन यहाँ पे है। तो नॉर्थ साउथ हमने देख लिया, ईस्ट वेस्ट देख लिया हमने, ठीक है। नॉर्थ में हमने इंदिरा कॉल देखा है, साउथ में हमने कन्याकुमारी कैप कैमोरिन देखा है, ईस्ट में हमने किबिथु देखा है अरुणाचल प्रदेश में, और वेस्ट में गौर माता देखा है हमने गुजरात में। ये इंदिरा पॉइंट हम 6 डिग्री 45 मिनट अभी देख चुके थे, ये सबसे दक्षिणतम पॉइंट है हमारा। तो ये चारों चीज़ हमारे क्लियर हो गए हैं कि ग्रेट चैनल, कन्याकुमारी, इंदिरा कॉल, गौर माता और किबिथु। मिनी कॉय और लक्षद्वीप के मध्य में 9 डिग्री चैनल है, कम से कम 1000 बार ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका होगा। 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल। इसके बाद आज के बाद ये कन्फ्यूजन कभी भी हमें नहीं होना चाहिए, कभी भी एग्जाम में आए तो याद रखिएगा। मिनी कॉय व लक्षद्वीप आपका कहाँ है देखिए, ठीक है, लक्षद्वीप आपका यहाँ पे है, लेफ्ट में देखिए
ठीक है, लेफ्ट में ये आपका लक्षद्वीप है। तो लक्षद्वीप और इसके नीचे मिनिकॉय है, इसके बीच में कितना डिग्री चैनल है आपका? 9 डिग्री चैनल है, क्योंकि 8 डिग्री 4 मिनट तो यहीं हो गया, 8 डिग्री 4 मिनट तो यहीं पे हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 9 डिग्री चैनल है मिनिकॉय। देखिए मिनी में ना आ रहा है ना, मिनिकॉय, मिनिकॉय और लक्षद्वीप, यहाँ पे 9 डिग्री चैनल, कंफ्यूज मत करिएगा। मालदीव व मिनिकॉय के बीच में है 8 डिग्री चैनल, मालदीव और मिनिकॉय। और लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में है 10 डिग्री चैनल। ये तो बिल्कुल 10, इसको तो इधर कर लीजिए, राइट साइड में है ना। तो कार निकोबार और इसके बीच में कितना है? अंडमान निकोबार में 10 डिग्री चैनल है, ये याद रखना है। यही कंफ्यूजन है 8 डिग्री और 9 डिग्री में। ठीक है, 8 डिग्री होता है और इधर है 9 डिग्री, मालदीव और मिनिकॉय के बीच में, और लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में, मिनिकॉय। ठीक है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय, और आपका मालदीव और मिनिकॉय, मालदीव और मिनिकॉय। 10 डिग्री एकदम क्लियर है, क्योंकि वो अंडमान निकोबार के बीच में है, अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल स्थित है, जबकि मालदीव और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री चैनल है, और मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री चैनल है। 9, 8, 10, 10 वाला बिल्कुल क्लियर है। आपको 8 और 9 में हमेशा कन्फ्यूजन होगा। मालदीव मिनिकॉय, मालदीव मिनिकॉय 8 डिग्री चैनल है, 8। जो मिनिकॉय और लक्षद्वीप है वहाँ पे 9 डिग्री चैनल है। तो 8 नीचे है, 9 ऊपर है, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री चैनल भी डायग्राम के माध्यम से बता दिया गया है। आप चाहें तो एक अपना वो खोल के रखिए, मैप वाली बुक जो एटलस आती है वो खोल के रखिए और देखते चलिए, तो साथ में आपको क्लियर होते जाएगा। हिंद महासागर का महत्व देखिए क्या है, हमेशा क्वेश्चन में आता है, मेंस का क्वेश्चन है ये, कि भारत हिंद महासागर में केंद्रीय अवस्थिति रखता है तथा यह एकमात्र देश है जिसके नाम पर किसी महासागर का नाम पड़ा है। हिंद महासागर भारत के लिए पर्याप्त भू राजनीतिक, जियोपॉलिटिकल, भू सामरिक, आर्थिक और व्यापारिक महत्व रखता है, हर तरीके से महत्व रखता है। एक तो हम यहाँ पे अवस्थित हैं, इसलिए हमें लुक ईस्ट नीति हो या एक्ट ईस्ट नीति हो, या फिर हिंद महासागर में होने वाले जितने भी क्रियाकलाप हैं, व्यापार हैं, तो हमें ये बहुत ज़्यादा क्या है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो भारत की प्रादेशिक समुद्री सीमा और क्षेत्रीय सागर तटीय रेखा जो कोस्टल बेसलाइन है से 12 समुद्री मील यानी नॉटिकल मील की दूरी का क्षेत्र है। भारत को इस क्षेत्र में सभी प्रकार के संसाधनों के दोहन का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। देखिए 12 समुद्री मील तक, 12 नॉटिकल मील तक ना हमको अपने क्षेत्र में कोई भी अगर हम कार्य कर रहे हैं, संसाधनों का दोहन कर रहे हैं, तो हमें पूरा अधिकार प्राप्त है। आधार रेखा वस्तुतः टेढ़े मेढ़े तट को मिलाने वाली कल्पित सीधी रेखा है। स्थलीय भाग एवं आधार रेखा के मध्य में सागरी जल को आंतरिक जल यानी कि इंटरनल वाटर कहते हैं। अब ये डायग्राम के माध्यम से हम देख लेंगे कि ये क्या कह रहा है। देखिए ये स्थल है हमारा, ये कटा फटा, ये आप देख रहे हैं ना इंडिया का, ये स्थल वाला भाग है। स्थल वाले भाग को अगर हम एक रफ लाइन से अगर जोड़ते हैं, है ना, रफ लाइन से जोड़ते हैं, तो ये जो है रफ लाइन, इसके बीच बीच में देखिए यहाँ पानी वानी होगा। ठीक है, ये आंतरिक जल होता है, यहाँ पे जो इंटरनल वाटर की बात कर रहे हैं। तो स्थलीय भाग और आधार रेखा, ये आधार रेखा हो गई, कटे फटे भाग को हमने जिसे जोड़ दिया है वो आधार रेखा हो गई। ओके, अगर क्लियर ना हो तो इसको, ये हमारा कटा फटा भाग आप लोग देख चुके हैं। इसको जो आधार रेखा है, आधार रेखा क्या है, ये कटे फटे भागों को जो जोड़ने वाली, ये देखिए ये जो रेखा है ये आधार रेखा है। इसके अंदर का जो जल होगा ये क्या हो जाएगा, इंटरनल वाटर हो जाएगा, इंटरनल वाटर। फिर आपका आता है कॉन्टिजियस जोन। कॉन्टिजियस जोन क्या होता है, अब देखिए इसके बाहर ना एक और लाइन बनाया हुआ है, ये लाइन देखिए। ठीक है, 12 नॉटिकल मील तक, उसके आगे एक और बनाया है 24 नॉटिकल मील तक। ठीक है, 24 डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और 200 नॉटिकल मील तक EEZ होता है, EEZ यानी विशिष्ट आर्थिक इकोनॉमिक जोन होता है ना। तो यहाँ तक हमें अनुमति होती है, 12 नॉटिकल मील तक हमें क्या होती है, अनुमति होती है कि इस क्षेत्र में हम संसाधन का पूरा दोहन कर सकते हैं। ये 12 नॉटिकल मील तक, इसके अंदर तक हम चाहे कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं। ये आंतरिक जल वाला, और संसाधनों का दोहन हम यहाँ तक कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद की कहानी देखते हैं। इसके बाद क्या है, अविच्छिन्न मंडल या फिर संलग्न मंडल। इसकी दूरी कितनी होती है, ये होती है 12 समुद्री मील से आधार रेखा 24 समुद्री मील तक, मतलब लगभग 1.8 किलोमीटर आगे तक का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में भारत को अप्रवासी कानून, पर्यावरणीय स्वच्छता, सीमा शुल्क की वसूली के वित्तीय अधिकार तथा राजकोषीय अधिकार प्राप्त है। अविच्छिन्न मंडल कहला रहा है ये, अविच्छिन्न मंडल यानी कि संलग्न क्षेत्र। इसको कंटिजियस जोन से याद रखिए।
तो एक हमारा हो गया ये अंदर का भाग जो इंटरनल वाटर था उससे लगा हुआ 1 किलोमीटर 1-1.5 किलोमीटर का एरिया और आपको दे दिया गया। चलिए ठीक है, इधर का तो आप संसाधन दोहन कर रहे हैं 1 किलोमीटर तक, और आप और बढ़ जाइए जहाँ पे पर्यावरण से रिलेटेड, जीवों के संरक्षण से रिलेटेड, वैज्ञानिक अनुसंधान से रिलेटेड आप कार्य कर सकते हैं। फिर आता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो कि आपका 200 नॉटिकल मील तक है। यहाँ हमने देखा ना इस डायग्राम में, देखिए EEZ जो है 200 नॉटिकल मील तक, 200 नॉटिकल मील तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है आपका, 200 नॉटिकल मील तक। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, कभी प्रश्न में आता है कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 नॉटिकल मील तक था, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे सागरी जल शक्ति, सागरी संसाधन, जीवों का सर्वेक्षण, वैज्ञानिक अनुसंधान या प्राकृतिक संसाधनों का दोहन का अधिकार आपको प्राप्त होता है। और इस क्षेत्र के बाद का जो सागर होता है ये कहलाता है हाई सी, यानी कि उच्च सागर, जहाँ सभी राष्ट्रों को समान अधिकार प्राप्त है। अब यहाँ पे इंडिया नहीं कह सकता कि ये मेरा एरिया है, ये उच्च सागर यहाँ से जब हो गया तो यहाँ पे सभी देशों को समान अधिकार प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ पे आप अपना एरिया नहीं कह सकते, यहाँ तक आप कर सकते हैं। इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक आपको कुछ कुछ अधिकार प्राप्त हैं। यहाँ तक तो आप संपूर्ण दोहन कर रहे हैं, ये आधार रेखा तक संपूर्ण दोहन कर रहे हैं। इसके बाद आपको सिर्फ पर्यावरणीय है ना, सीमा शुल्क की वसूली हो गया, आपका पर्यावरण स्वच्छता से रिलेटेड हो गया, ये सब अधिकार आपको यहाँ पे प्राप्त हैं। और उसके बाद 200 नॉटिकल मील तक आपको जो भी सर्वेक्षण करना है, अनुसंधान करना है, संसाधनों का दोहन करना है, इससे रिलेटेड अधिकार प्राप्त है। आशा है कि याद हो गया होगा। भारत के देश में देखिए 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हमारे निकटतम पड़ोसी हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। नेपाल व भूटान भारत व चीन के मध्य बफर स्टेट है। नेपाल आप देखे होंगे कहाँ पे है, और भूटान देखे हैं कहाँ पे है। डायग्राम में देख लीजिए कि नेपाल और भूटान, ये नेपाल है आपका, ये भूटान है। इसको हम क्या कहते हैं, बफर स्टेट। क्या कहते हैं हम इसे, बफर स्टेट। चाणक्य नीति में भी देखिए इन्होंने जो पड़ोसी राज्यों के साथ संबंध के बारे में चर्चा करते हैं तो उसमें बफर स्टेट का रूल बताते हैं कि क्या होता है, जिसमें कि बीच में विजिगिषु होता है, विजिगिषु, फिर आपका मित्र होते हैं, मित्र होते हैं, शत्रु होते हैं ना। तो ऐसे करके राज्य के बारे में अवधारणा दी गई है। कभी कभी प्रश्न आता है कि चाणक्य का जो सिद्धांत था वो आज के समय में कैसे प्रासंगिक है। तो आज भी देखिए बफर स्टेट की अवधारणा बनी हुई है, जो कि न्यूट्रल होते हैं और हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो नेपाल और भूटान ये हो गए, बाकी आप अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश देख ही रहे हैं। ठीक, नेपाल और भूटान भारत और चीन के मध्य में बफर स्टेट है। श्रीलंका भी भारत का पड़ोसी देश है, जो कि हिंद महासागर में पाक स्टेट है। देखिए पाक जल संधि के द्वारा भारत से पृथक होता है, ये पाक जल स्टेट इंपॉर्टेंट है। एडम्स ब्रिज, मतलब कि जो राम जी ने जो सेतु बनाया था उसको कहा जाता है राम सेतु को एडम्स ब्रिज, जो कि तमिलनाडु एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है। पंबन द्वीप जो होता है वो एडम्स ब्रिज का ही भाग है। पंबन द्वीप पर ही रामेश्वरम, देखिए रामेश्वरम आप जाते हैं तो पंबन द्वीप पर ही स्थित है। एडम्स ब्रिज के उत्तर में पाक जल स्टेट है और दक्षिण में मन्नार की खाड़ी है। यह एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कंफ्यूज करता है। अच्छा यहाँ पे तो नहीं दिया है, लेकिन आप अपना एटलस खोल के देखेंगे तो वहाँ पे श्रीलंका और इंडिया के मध्य में जो तमिलनाडु से आपको दिखेगा एडम्स ब्रिज, और वहाँ पे दोस्तों अगर आप इसको ना गूगल मैप में देखेंगे और सैटेलाइट व्यू में देखेंगे तो ये एडम्स ब्रिज अच्छे से दिखता है, जो पत्थर कहा गया था कि श्री राम जी ने फेंके थे समुद्र में और वो एक पुल के समान बन जाता है, और वो पत्थर जो थे वो पानी में नहीं डूबते हैं। ठीक है, तो अभी भी आप देखेंगे वहाँ पे थोड़ा सर्च करेंगे गूगल में तो आपको मिलेगा कि वो पत्थर वाकई में नहीं डूबते, और वहाँ पे एडम्स ब्रिज बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखता है कि जो राम सेतु है वो स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देता है। अब यहाँ पे भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई एवं संबद्ध राज्य बताए गए हैं कि सबसे ज़्यादा लंबाई हमारी कहाँ से लगती है, तो बांग्लादेश। बांग्लादेश देखिए ना एकदम कटा फटा सा लगता है हमको, कि जब हम ये मैप देखते हैं तो ऐसे 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 करके कटा फटा सा लगता है। तो ये 4096 किलोमीटर की लंबाई है। तो सबसे ज़्यादा हमारा जो सीमा है ये यहीं से लगता है। अब यहाँ से कई प्रश्न आते हैं कि बांग्लादेश से कौन कौन लगता है, तो पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। ठीक, ये सारे लगते हैं। फिर चीन में देखिए तो हम चीन से मैकमोहन लाइन से अलग होते हैं, तो बांग्लादेश के बाद चीन है। दोस्तों इसका एक ट्रिक है आप लोग सुने होंगे, बचपन, अच्छा हिंदी में लिखते हैं बचपन में MBA। ठीक है, इसका एक ट्रिक है दोस्तों, बचपन में MBA, बचपन में MBA। ठीक है, कैसे याद करते हैं, बांग्लादेश हो गया, ब से, च से चाइना हो गया, प से पाकिस्तान हो गया, न से नेपाल हो गया, में म्यांमार हो गया, और MBA। ठीक है, बचपन में MBA, तो MBA याद कर लीजिए, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। ठीक है, इस तरीके से लंबाई के हिसाब से आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। बचपन में MBA 4000, 3000 मतलब 3500, यहाँ 3323 है, यहाँ 1751 है, 1643 है, 699, 106 है। एकदम एग्जैक्ट याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बांग्लादेश वाला याद रखिए 4096.7 किलोमीटर है, क्योंकि बांग्लादेश से अभी हमारे संबंध कैसे चल रहे हैं आपको पता है। पाकिस्तान और
इंडिया के बीच में रेड क्लिफ लाइन है और अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में डूरंड रेखा है। यहाँ पे सीमा से संबद्ध भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश देखें तो बांग्लादेश से लगने वाले जो हैं ये हैं पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। और चाइना से देखते हैं तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख। ये बिना मैप के नहीं याद होगा, नहीं याद होगा, किताब आप याद कर लीजिए। एटलस खोलिए और एटलस खोल करके मैप में देखिए कि कहाँ पे हमारा बांग्लादेश है, ठीक है, बांग्लादेश है और उससे लगा हुआ पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम है। चाइना से देखते हैं तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख है। और पाकिस्तान से रेड क्लिफ लाइन के माध्यम से देखा जाए तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। नेपाल में देखते हैं तो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड है। 5 स्टेट देखिए यहाँ पे है, 5 ना, हर जगह 5 है। ये बांग्लादेश यानी बचपन तक क्या है 5, 5वीं तक की पढ़ाई बचपन की कही जाती है ना, तो 5 जो है ये है। फिर म्यांमार में देखते हैं तो म्यांमार से लगा हुआ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर है। ANM स्क्वायर या मैन स्क्वायर अगर इसको याद कर लें, देखिए इसको अगर मैन स्क्वायर अगर कर लेते हैं तो याद हो जाएगा शायद आसानी से। मैन स्क्वायर, ठीक, म्यांमार से, म्यांमार और मैन कहा जाता है, म्यांमार जाता है घूमने। तो ये मणिपुर है आपका, ठीक है। अच्छा, नाम स्क्वायर है ये क्योंकि नागालैंड है, ये नागालैंड है, नागालैंड हो गया और अरुणाचल प्रदेश है और उसके बाद मिजोरम और मणिपुर है, मिजोरम और मणिपुर है, थोड़ा सा उल्टा हो गया हमारा। तो नाम कर सकते हैं इसको NAM स्क्वायर, नेम स्क्वायर। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। भूटान में देखते हैं तो वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम, ठीक है। SAP, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल। भूटान ऐसे थोड़ा सा ट्रिक के लिए सांप लग गया है, श्राप होता है ना भूटान, तो श्राप कैसे लग गया है क्योंकि सिक्किम है, इधर अरुणाचल प्रदेश है, असम है और पश्चिम बंगाल है। अफगानिस्तान से तो लद्दाख ही है, ये तो याद होगा, ठीक है। देखिए थोड़ा ट्रिक ना बिना सिर पैर के याद करने पड़ते हैं ताकि हमें हमेशा के लिए याद हो जाए, कभी कंफ्यूजन ना हो। तो म्यांमार में नाम याद रखिएगा, ये मैन याद रखिएगा। भूटान में शाप लग गया है भूटान को, SAAP, ठीक है। और इधर बांग्लादेश वाला तो पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, ठीक है। चाइना वाला भी याद कर लेना है। पाकिस्तान में गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये याद हो जाते हैं। इधर म्यांमार, भूटान वाले में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है। फिर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है भारत के 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। तो ये लिस्ट आप देख सकते हैं, इसमें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। क्षेत्रफल, वर्गीकरण, कौन कौन सा, इसको देखिए ऊपर से देखेंगे तो रामम होता है, रामम क्योंकि राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ तक याद रखिएगा। फिर आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, रामम, अगस्त और रामम याद रखेंगे तो ऊपर से याद हो जाएगा। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात। और नीचे से देख लेते हैं, नीचे से तेलंगाना बाद में बना है ना दोस्तों, तेलंगाना बाद में बना है, लेकिन गोवा को देखेंगे आप सबसे छोटा है, गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा ऐसे। तो ये लिस्ट एक बार आप 28 राज्यों की और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की देख सकते हैं। इसमें 8 केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार है, चंडीगढ़ है, दादरा नगर हवेली है, दिल्ली है, लक्षद्वीप है, पुडुचेरी है और जम्मू कश्मीर है। अपडेटेड हुआ है क्योंकि दमन दीव, दादरा नगर हवेली, इसमें क्या चेंजेस हुए हैं आप कमेंट करके बताइएगा, थोड़ा अपडेटेड वर्जन में। भारत एक दृष्टि में क्या है, तो देखिए इसको शॉर्ट में अगर समराइज करके देखना पड़े, जब भी आप इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे तो सामने वाला डायग्राम पढ़ लेंगे और ये वाला लिस्ट पढ़ लेंगे तो ये एकदम से याद हो जाएगा। देश हमारा क्या क्या नाम है, आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया, ठीक। राजधानी नई दिल्ली है, राज्यों की संख्या 28, केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8, भौगोलिक स्थिति उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है, ज्यामितीय आकार चतुष्कोणीय है, ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांशीय विस्तार है। वहीं देशांतरी देखते हैं तो 68 डिग्री 7 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट है। मानक समय 82.5 डिग्री का है, जो कि जो जहाँ पे नैनी के पास हमने पढ़ा था कि यहाँ जो ग्रीनविच का मध्य समय है वहाँ से 5.5 घंटे आगे है। भौगोलिक विस्तार में 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण था, जबकि पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा 15,200 है, जलीय सीमा 7,516 किलोमीटर है। जलवायु मानसूनी जलवायु है। क्षेत्रफल
32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान है। कुल जनसंख्या इसकी अभी तो 143 करोड़ के आसपास है, इसमें भी टाइम लगेगा। जनसंख्या की दृष्टि में विश्व में स्थान इसका सेकंड है, अब फर्स्ट भी हो सकता है। ठीक है, ये सब आंकड़े अभी एकदम से नहीं कहा जाएगा, जनसंख्या का आंकड़ा आ जाएगा उसके बाद ही कह सकते हैं। लेकिन एग्जाम में आने के लिए ग्रामीण जनसंख्या 68.8%, शहरी जनसंख्या 31.2%, दशकीय जनसंख्या वृद्धि 17.7% है। लिंगानुपात 943 है। जनसंख्या घनत्व 382 है। कुल साक्षरता 74.04, जिसमें कि पुरुष साक्षरता लगभग 82%, महिला साक्षरता लगभग 65% है। अनुसूचित जाति यानी कि एसटी जनसंख्या 16.6% है। अनुसूचित जनजाति वो एससी था, ये एसटी जनसंख्या 8.6% है। पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार देखते हैं तो 10.7% है, पहाड़ी का 18.6 है, पठारी का 27.7 है, मैदानी का 43.0 यानी सबसे ज़्यादा मैदानी है। कर्क रेखा पर स्थित 8 राज्य, हमने जीआरएम सीजब एटीएम पढ़ा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश 18 है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा को टच करते हैं। तेल शोधन शालाओं की संख्या 23 है। राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 948 है, लेकिन ये आंकड़ा 2021 का है। बड़े बंदरगाहों की संख्या 13 है। राष्ट्रीय पशु बाघ है। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है। वृक्ष बरगद है। पुष्प कमल है। चिन्ह अशोक स्तंभ है। गान जन गण मन है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। राजभाषा हिंदी है। राष्ट्रीय लिपि देवनागरी है। राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते हैं। और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। राष्ट्रीय नदी गंगा है। और राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने भारत एक सामान्य परिचय का चैप्टर आज खत्म किया है। थोड़ा सा समय लगा है, लेकिन इंट्रोडक्शन था। जब तक हम इंट्रोडक्शन मतलब भारत के बारे में नहीं जानेंगे, डायग्राम के साथ नहीं समझेंगे, तो हमें आगे भी क्लियर नहीं होगा, इसलिए इसमें थोड़ा समय लगाया गया है। और महेश कुमार बर्णवाल जी की ये किताब है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसके बाद हम घटना चक्र से क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, ताकि हमारा प्रीलिम्स और मेंस एक साथ क्लियर होता जाए। और इंटरव्यू में भी अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ से बिल्कुल ना छूटे। इसमें एक चीज़ अपडेट करनी थी, जैसे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। तो जैसे जम्मू कश्मीर को पता है आपको राज्य का दर्जा दे दिया गया, और यहाँ पे दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली को मिला करके एक कर दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में आज भी कांस्टेंट बना हुआ है हमारा जो स्टेट, मतलब कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश की संख्या आज भी वैसी ही बनी हुई है दोस्तों, इसमें कोई अंतर नहीं आया है। इसको लेके कंफ्यूज नहीं करना है। और यहाँ पे सभी डाटा एक एक लाइन मैं इसके लिए, देखिए मेरी किताब काफ़ी ज़्यादा रंगी हुई है, लेकिन मैंने इसी से पढ़ाने का प्रयास किया है, क्योंकि ये आप लोग को समझ में आएगा कि एक किताब कैसे पढ़ी जाती है। क्योंकि नोट्स या किसी भी कोचिंग के नोट्स आप ले लेते हैं या फिर शॉर्ट में ले सकते हैं, तो बहुत सारे नोट्स हमारे पास इकट्ठे होते जाते हैं। इससे अच्छा हम एक ही किताब रखें और उसे कई बार पढ़ के हम उपयोग कर सकें। तो दोस्तों, ये प्रयास था, और आगे भी इसी तरह से हम चैप्टर कवर करेंगे। पहले इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे और इसी तरीके से 1-2 विषय और लेके चलेंगे। साथ में PYQ क्वेश्चन घटना चक्र के माध्यम से लगाएंगे। तो जिन्हें भी पढ़ने में दिक्कत होती है, वर्किंग है या जॉब पे जाते हैं या फिर ट्रैवलिंग के दौरान पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए ये हो सकता है कि कारगर सिद्ध हो, कि आप कोई काम करते करते, चाहे वो गृहिणी है खाना बनाते बनाते, या फिर वो जॉब में है तो वर्क करते करते पढ़ाई कर सकते हैं। इसलिए ये प्रयास किया गया है दोस्तों। तो आप बताइएगा आप लोगों को कैसा लग रहा है। धन्यवाद, नमस्कार।